नमस्कार। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। लेकिन इस कहानी के आगे भी कई कहानियां हैं। कहानी यह है कि जगदा बाबू के बेटे चुनाव हार गए। कहानी यह है कि बेलागंज जैसी सीट जो राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां आरजेडी उम्मीदवार की हार हुई है। हमारे साथ पटना से लाइव सिटीज के फाउंडर ज्ञानेश्वर जी जुड़े हुए हैं। बिहार की राजनीति पर बहुत जो हर नब्ज पे इनकी उंगली रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पंकज जी। सब कोई ठीक है, इमामगंज चलेगा, तरारी चलेगा, ये बेलागंज और रामगढ़ कैसे हार गए? यहाँ पर तो काफी मजबूत गढ़ हुआ करता था। सुरेंद्र यादव की सीट थी बेलागंज। तो नहीं, इमामगंज और तरारी चलेगा यह भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन आपने कहा कि बेलागंज और रामगढ़ कैसे हार। देखिए, जब अभिमान और अहंकार बढ़ जाता है ना, तो पराजय ही मिलती है। देखिए, आरजेडी में किसी नई रणनीति पर काम नहीं चलता, बस एक सिद्धांत है, इसे दे दो और यही रीति नीति चलती रहती है। इसका परिणाम क्या निकला कि बेलागंज में 1990 से जो आप कभी हार नहीं रहे थे, वह सीट चौंकाने वाले खुलासे हैं। देखिए, एक आम समझ तो यह है कि बेलागंज में हार हो गई इसलिए क्योंकि वहां जदपुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद तीसरे स्थान पर रहे और करीब 17,000 मत ले आए। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को भी करीब करीब 4,000 मत मिले और इतने ही मतों से जीत हार। लेकिन समझना यह है कि बेलागंज की जनता ने इस फार्मूले को, इस नीति को नकार दिया कि पिता को भी प्रणाम करे और बेटे को भी सलाम करे। और देखिए, कल तो नतीजे आए थे। अब जब बूथ वाइज एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको जानकर यह हैरत होगी पंकज, जो मुस्लिम बूथ हैं उस पर मोहम्मद अमजद से ज्यादा मत नीतीश कुमार के उम्मीदवार मनोरमा देवी को प्राप्त हुए। और देखिए, नीतीश कुमार ने एक नया प्रयोग किया था और नीतीश कुमार इस प्रयोग के लिए पहले से जानकारी रखते हुए कहते भी हैं, लेकिन यह बात लोग चुनावों में थी और नीतीश कुमार का यह कहना होता था कि लालू यादव के सामने जब हमारे यादव उम्मीदवार होते थे तो हमारी जीत होती है, उनकी हार। कई उदाहरण है, चाहे आप उदाहरण ले लें मधेपुरा का, चाहे आप उदाहरण ले लें यारपुर का, कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में और वह सुरेंद्र यादव जैसे उनकी पराजय, क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि विश्वनाथ यादव ने किया, मैं यह मानता हूं कि सुरेंद्र यादव प्रत्याशी थे और लालू यादव चुनाव प्रचार करने गए तो ये जो हार हुई, तो नीतीश कुमार ने यह भी मैं राजनीतिक मृत्युलेख जब लिखा जाता है, नीतीश कुमार मजबूती से उभर कर सामने। तो नीतीश कुमार ने क्या रणनीति अपनाई बेलागंज में? यादव के सामने यादव और किस यादव को लगाया? मनोरमा यादव को यादव की पत्नी रॉकी यादव की मां। परिस्थितियां देखिए पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से डेवलप हुई थी। एनआईए की रेड हो गई थी। इसके बाद कहा जाने लगा था कि भाई मनोरमा देवी को टिकट देना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन नीतीश थी तो यादव और दोनों मजबूत यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो इस समय देखिए बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव, लिखा तो नहीं है, बड़ी चुनौती। आपके यादव उम्मीदवार को मुसलमान का मत नहीं मिल रहा है, आपके यादव को बैंक से नहीं हो रही है, तो फिर आगे तो पहले से कह रहे हैं कि देखिए हम 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे, वहां नहीं उतारेंगे जहां राजद मुसलमान उम्मीदवार देगा। लेकिन राजद की यह रणनीति
नहीं चलने देंगे वो अब के बेटे यादव को विधायक आया है। तो यह बड़ी चुनौती है। तो रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे के बेटे सुधाकर सिंह, जिनके सांसद बनने के कारण यह विधानसभा क्षेत्र रिक्त हुआ था, उसके कारण। लेकिन यदि बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे, जगदानंद सिंह की पहचान को देखेंगे, देखिए लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में जगदानंद सिंह नंबर 2 माने जाते थे। और आपको पता होगा कि 2009 में जगदानंद सिंह बिहार में बक्सर से सांसद बने थे और जब उपचुनाव हो रहा था तो राजद उसी वक्त सुधाकर सिंह को टिकट देने को तैयार था पंकज, लेकिन जगदानंद सिंह ने कहा था यह कैसे हो सकता है, जो पिछले कई दशक से कार्यकर्ता झंडा उठा रहे हैं, जगदानंद सिंह जिंदाबाद कर रहे हैं, उन्हें टिकट न मिले और मेरे बेटे को मिल जाए। तब जगदानंद सिंह का जो कद था बहुत बड़ा हो गया था कार्यकर्ताओं की नजरों में। लेकिन 2010 में भी देखिए जगदानंद सिंह के बेटे चले गए भाजपा में और जगदानंद सिंह ने अपने कद को और बड़ा किया कि उन्होंने अपने बेटे को चुनाव हरवा दिया था और अंबिका यादव को चुनाव जितवाया था। लेकिन 2015 में परिस्थितियां बदली और इसके बाद बेटे को ही टिकट मिला। 2015 में अशोक सिंह जीत गए थे, 2020 में सुधाकर सिंह जीत गए। तो आपने कार्यकर्ता को छोड़ दिया और फिर परिवार के मुंह में आप फंस गए कि एक बेटा सांसद, दूसरा बेटा विधायक का चुनाव लड़ेगा, तीसरा बेटा विधान परिषद का चुनाव लड़ेगा। तो वहां की जनता, और देखिए जगदानंद सिंह, देखिए यदि राजद के आप पायदान को देखिएगा, सीढ़ियों को देखिएगा, तो नंबर 1 लालू यादव, नंबर 2 तेजस्वी यादव, नंबर 3 जगदानंद ही, क्योंकि वे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने अपने बेटे को टिकट दे दिया तो वहां के यादव बिदक गए और यादव अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव एलियस पिंटू यादव जो बसपा के उम्मीदवार थे उनके साथ चले गए और मुसलमान भी चले गए। और देखिए राजपूतों का मत भी पूर्ण रूपेण, देखिए लोकसभा चुनाव में यादव और राजपूत और मुसलमान तीनों ने सुधाकर सिंह को जीत दिलाई थी, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में वहां की जनता ने महसूस किया कि इनके लिए भी परिवार ही सब कुछ है, तो जनता ने पटकनी दे दी। और देखिए मैं पहले दिन से कह रहा था कि वहां लड़ाई में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह नहीं है और इस बात की मिर्ची भी लगी थी जगदानंद सिंह को। वह राजद के प्रदेश कार्यालय में पटना के कुछ पत्रकारों को बैठाकर मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोल रहे थे, लेकिन जमीनी सच्चाई से वाकिफ होना और अपने दर्शकों को बताना यह हमारा और पंकज जी आपका कर्तव्य होता है, इसलिए सच्चाई हम लोग बताते हैं। और जो हमने बताया था उपचुनाव जिस दिन हुआ था 13 नवंबर को, वैसा ही नतीजा आया। बिल्कुल मेरी साफ टिप्पणी थी कि देखिए रामगढ़ में 19-20 की लड़ाई है और 1,500 से भी कम मतों से जीत हुई, तो यह तो होना ही था। अब देखिए चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है कि जब यादव उनकी बात पूर्ण रूपेण मानने को तैयार नहीं है, मुसलमान रास्ता देख ले रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार को 2010 में मुसलमानों के मत मिले थे और उतनी बड़ी जीत हासिल हुई थी। पंकज जी आप पुराने आदमी हैं, आपको पता है। लेकिन 2024 में जबकि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ हैं, उन्हें मुसलमानों का मत मिलना इस बात का संदेशक है कि मुसलमानों को नीतीश कुमार के नेतृत्व से कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। भाजपा से गुरेज और परहेज हो सकता है, नीतीश कुमार से गुरेज और परहेज नहीं है। तो जब आरजेडी का माई वोट बैंक ही दरक रहा है तो फिर आगे क्या? और संघर्ष सबसे संघर्ष होती है पंकज जी। देखिए तेजस्वी यादव संघर्ष को भूल जाते हैं। लालू यादव यदि इतने बड़े नेता बने, आज भी मैं मानता हूं कि लालू यादव से बड़ा नेता मास लीडर बिहार में कोई नहीं है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष की कहानी है। यादव संघर्ष नहीं करते हैं, लंदन दुबई दिल्ली का रास्ता चुन लेते हैं। वो और बिहार में देखिए नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रशांत किशोर गांव-गांव की पद यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने क्या क्या नहीं किया।
अंत में इतना तक कह दिया था कि यदि बीमा भारती को नहीं तो दूसरे को, मतलब एनडीए को ही दे दीजिए। लेकिन परिणाम क्या निकला था? बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई थी और सारे यादव और मुसलमान पप्पू यादव निर्दलीय के साथ हो गए थे। रुपौली विधानसभा चुनाव का उपचुनाव याद कीजिए। देखिए, मुसलमानों ने बीमा भारती को फिर से मत नहीं दिया था, निर्दलीय शंकर सिंह को। तो अब आपको यह सोचना होगा, आरजेडी को सोचना होगा कि भाई हमारे यादव के खिलाफ यदि कोई दूसरा यादव खड़ा हो गया तो यादव भी उधर जा सकता है, मुसलमान भी उधर जा सकता है। इसलिए 2025 की चुनौतियां बहुत ही गंभीर हो गई है आरजेडी के लिए। और नीतीश कुमार, फिर से हम कह रहे हैं, यदि आमने सामने की लड़ाई हुई तो नीतीश कुमार ही आगे रहेंगे। पंकज जी, एक बात और है जो कि बिहार में कही जा रही है कि तेजस्वी यादव हाईफाई राजनीति करते हैं। गुड़गांव से कोई आदमी है, वो उन्हें चलाता है, गांव में नहीं जाते हैं। लालू यादव बिल्कुल रस्टिक राजनीति था, बिल्कुल ग्रामीण राजनीति थी उनकी। तेजस्वी यादव से वैसे वोटर जो कि राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक वोटर हैं, वो लालू यादव के चलते या उस जमाने में बनाए समीकरण के चलते दे जरूर रहे हैं, लेकिन वो समीकरण छीज रहा है। और एक मैं जो सवाल बार बार वहां जो लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जहां मुसलमान कैंडिडेट होता है वहां यादव नहीं देते, जहां यादव कैंडिडेट होता है वहां देते हैं। तो मुसलमान भी अब जब अपना जहां कैंडिडेट होगा वहां देंगे, हम काहे यादव के पीछे भागे। बिल्कुल। देखिए पंकज जी, ऐसा है, देखिए स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, बैकरूम में काम करने वाले लोग कहीं के भी हो सकते हैं। आपको एक छोटा सा रूपक सुना देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव में क्या फर्क है। शिवानंद तिवारी, जिन्हें लोग सम्मान के साथ बाबा कहते हैं, आपको पता ही है कि वह लालू यादव के साथ भी रहे और नीतीश कुमार के भी साथ रहे। देखिए, वह दोनों को इस हैसियत में हैं कि लालू कह सके, नीतीश कह सके। तो नीतीश कुमार ने एक बार पूछा शिवानंद तिवारी से कि हमारे और लालू यादव में क्या फर्क दिखता है। तो शिवानंद तिवारी ने कहा नीतीश कुमार जी को कि नीतीश, ऐसा है कि तुम्हारा दरवाजा चुनाव के बगैर बंद रहता है और लालू यादव का दरवाजा सब दिन खुला रहता है कार्यकर्ताओं के। तो नीतीश कुमार इस बात को समझ नहीं पाए। तो शिवानंद तिवारी ने कहा कि देखिए, लालू यादव से आप कभी भी मुलाकात कर सकते हैं और उनके कार्यकर्ता नेता जिसे उन्होंने सींचा है, वह सुबह बैठ जाते हैं और दूर से ही देखते हैं कि अच्छा पंकज जी आ रहे हैं। आप सीतामढ़ी के, आप शिवहर के, आप कहीं के कार्यकर्ता हो सकते हैं और आपके साथ 4-5 लोग, क्योंकि आप नेता के सामने जा रहे हैं तो या तो किसी काम के कारण जा रहे हैं या अपना परिचय देने को जा रहे हैं कि भाई मेरी दावेदारी यह भी हो सकती है। तो लालू जी दूर से ही कहेंगे, क्या पंकज, क्या हलवा हो, बड़ा दिन के बाद दिखाई पड़ला। तो जो साथ में लोग आए हैं, उनके साथ जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, मान लीजिए पंकज जी आप हैं, तो आपके साथ आए लोगों ने यह समझा कि भाई सबसे बड़का नेता जो है वह हमारे नेता को, मतलब पंकज जी को पहचानता है। और उसके बाद लालू जी बैठाएंगे, का हलवा, का सब दिक्कत बा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, आपने कोई समस्या बता दी। उन्होंने वहीं से डीएम और एसपी को फोन लगाया, चाहे सत्ता में रहे सत्ता में न रहे। अब लालू यादव की बात कौन नहीं सुनेगा। तो जो नेता आए हैं, पंकज जी आए हैं, उनके साथ जो आए हैं, उनका सीना चौड़ा हो और वह फिर जाकर गांव में, अपने क्षेत्र में, आप तो बताएंगे ही, आप कम बताएंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग गए थे वह कहेंगे अरे बाप रे बाप, हाँ अरे बाप रे बाप, पंकज जी के तो इतना इज्जत दिलन लालू जी कि पूछा मत। तो आपकी जो ताकत है, आपकी पहचान है, बढ़ गई। तेजस्वी जी में क्या समस्या है? तेजस्वी जी देखिए, लालू यादव के पुत्र हैं और लालू यादव का बैगेज ही उन्हें परेशान कर रहा है, जो 2005 के पहले का शासनकाल है। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तरह राजनीति करना चाहते हैं। लालू यादव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, नीतीश कुमार का दरवाजा चुनाव के समय खुलता है और यही स्थिति कमोबेश तेजस्वी यादव के साथ है। उनसे मिलना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए, जब वह सरकार में शामिल थे तो उनके विधायक भी, और आज भी, तो जब मिलना ही कठिन हो जाएगा तो देखिए आप राजनीति कर रहे हैं।
जनता से दूरी आपने बढ़ा ली और हर इलाके के लिए एक तोप और गोप को ही मान लिया कि सब कुछ यही है। तो जनता, यदि आप केवल चुनाव के समय कहने आएंगे तो जनता आपकी बात नहीं सुनेगी। पंकज जी, यह तो सच है ना, यह तो सच है ना। और आपने तो देखा, आप तो झारखंड से आते हैं, आपने देखा ना कि भाई क्या एग्जिट पोल कह रहे थे, क्या स्थितियां और परिस्थितियां दिख रही थी, लेकिन दो लोगों ने झारखंड के चुनाव को हाईजैक कर लिया था बीजेपी की ओर से, हेमंत विश्वकर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने। और झारखंड के जो मूल निवासी थे उन्हें लगा कि झारखंड की अस्मिता पर प्रहार हो रहा है, तो इन दोनों को किस तरीके से खदेड़ दिया गया। 2015 भी आपको याद होगा बिहार, पंकज जी, कि जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए और बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था। प्रशांत किशोर तब रणनीतिकार थे महागठबंधन के। तो एक डीएनए के सवाल पर बिहार की जनता ने कैसे नरेंद्र मोदी के अश्वमेध रथ के घोड़े को रोक दिया था, और नरेंद्र मोदी अमित शाह की इतनी सभाएं, लेकिन हार कैसे मिली थी बीजेपी को। तो यदि आपने यह मान लिया कि गुमान हो गया कि नहीं, जनता मालिक नहीं है, मैं मालिक हूं, तो फिर देखिए। और बिहार तो आप जानते हैं, छठ में हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। आखिरी सवाल ज्ञानेश्वर जी, आप, हो सकता है कि तेजस्वी यादव का जो व्यवहार हो या अखिलेश यादव का व्यवहार हो, वो कभी मुलायम सिंह यादव या लालू यादव की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोग संघर्षों से तपे तपाए नेता थे। इन लोग को परोस कर मिल गया है, एक साम्राज्य मिल गया, इन्हें सिर्फ चलाना है। तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो गलियों की खाक छानेंगे, या फिर ये उनका एक अलग स्टाइल होगा, कॉर्पोरेट स्टाइल होगा। बचपन से सुनने को आदी है भैया 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 भैया, मतलब बहुत कार्यकर्ता शुरू से ही उन्हें थोड़ा उनका ईगो सहलाते होंगे, तो उनकी एक आदत में शुमार हो गया होगा। ये कारण भी लगता है क्या कि जो विरासत जिन्हें राजनीति में मिलती है, या जो खुद संघर्षों से निकलते हैं, दोनों के व्यवहार का फर्क है। देखिए, ये तो हर आदमी, देखिए जो आदमी कमाता है ना, उसे पता होता है। आप घर के मुखिया से पूछिए, एक पिता से पूछिए ना, कि घर को चलाने के लिए वह कितना कष्ट उठाता है। बच्चों को क्या मालूम होता है कि घर का खर्चा कैसे चल रहा होता है। तो यह तो बात घर घर की बात है। और अब तो पॉलिटिकल पार्टियां आप देख ही रहे हैं, यह बात सही है। देखिए, चाहे आप अखिलेश यादव की बात कीजिए, चाहे आप तेजस्वी यादव की बात कीजिए, उद्धव ठाकरे की बात कीजिए, ये लोग तो चांदी का चम्मच और सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं ना, लेकिन संघर्ष इन्होंने देखा नहीं है। 2025 बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी शुरू हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। तो प्रशांत किशोर फैक्टर देखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा है। और कल प्रशांत किशोर का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने कहा कि 2 महीने में 10% वोट हम हासिल कर लिए, और अगर यही रफ्तार, ये तो है ना, ये तो सच है ना, उपलब्धि तो है। हाँ, ये तो सच है ना, ये तो सच है ना। और वो भी उन इलाकों में जहां पदयात्रा वगैरह, कैंपेन वगैरह की भी नहीं है। बिल्कुल, जहां चुनाव हो रहा था वहां पे तो आए नहीं, वहां 10% वोट सिर्फ आने की आहट सुनकर। जब करेंगे, अभी और 1 साल का समय है 2025 तक, जब होगा उसके बाद हो सकता है कितना बड़ा फैक्टर बने। तो बिहार के, आप दिल्ली में बैठे हैं पंकज जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, रांची में भी रहते हैं। आपको दिल्ली और रांची में, मैं अभी दिल्ली से लौटा हूँ, आजकल कोई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा है क्या? प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर की उम्मीदें क्या है, प्रशांत किशोर की चुनौतियां क्या है, प्रशांत किशोर सफल होंगे विफल होंगे, इसकी चर्चा अधिक हो रही है। तो यदि चर्चा हो गई तो फिर आगे संभावनाएं, और यदि लड़ाई लड़ेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर अब बिहार छोड़ भी नहीं सकते हैं। यदि बिहार छोड़ेंगे तो उन्हें देश छोड़ना होगा। बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बिहार से जुड़े मुद्दों पर हम लगातार जुड़ते रहेंगे। 1 साल के अंदर चुनाव है, तो कई बार ऐसे मौके आएंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि 2025 तक बिहार की राजनीति क्या सचमुच 180 डिग्री घूमने वाली है? 90 के दशक से चली आ रही राजनीति, वही माई समीकरण, वही लालू बनाम नीतीश, ये बदलने वाला है? नई पीढ़ी, एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो गई, जो कि उस वक्त जन्म ली थी, आज वोट देने लायक हो गई। उन्हें क्या आज भी बिहार का जंगल राज या उसके नाम पर डराकर सिर्फ वोट लिया जा सकता है, या कुछ और करना होगा? कई सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में जवाब जनता को देना है। 2025 के बाद ये क्लियर होगा। ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, फिर मिलते हैं जल्दी।